नमस्कार विद्यार्थियों। तो क्लास देखो, तो विद्यार्थियों देखो, पढ़ने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बोलो गणपति बाबा की जय हो। उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट की। तो लास्ट क्लास के अंदर जैसे अपने टॉपिक पढ़ा था कि अपने प्राणी पढ़ाते, प्राणी कितने प्रकार के पढ़े थे? 2 प्रकार के प्राणी। कितने प्रकार के? बड़े बड़े प्रकार कितने पढ़े थे? मैंने आपको कहा था प्राणियों को बड़े से बड़े 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक कॉर्डेट्स, एक नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब होता है वे प्राणी जिनके शरीर के अंदर कोशिका भित्ति, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, जिनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक पीछे वाला बैकबोन, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। कैसुरुकिया दंड, जिनके अंदर कैसुरुकिया दंड होगी उन्हें बोलते हैं कॉर्डेट्स प्राणी। और नॉन कॉर्डेट्स इसको बोलते हैं अकशेरुकीय प्राणी, यानी जिनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको बोलते हैं अकशेरुकीय या नॉन कॉर्डेट्स प्राणी। क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स या अकशेरुकीय प्राणी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद अपन ने 2 प्रकार पढ़ा था, एक तो कोशिकीय स्तर वाले प्राणी और दूसरे कौन से अपने देहगुहय वाले प्राणी या उत्तक स्तर वाले प्राणी। कोशिकीय स्तर में मैंने आपको कहा था एक ही प्राणी कौन सा था? पोरीफेरा। कौन सा था? पोरीफेरा। और उत्तक स्तर वाला एक प्राणी कितने प्रकार के थे? तो उत्तक स्तर में प्राणी थे 3 प्रकार के, एक तो बाह्य त्वचा पर देहगुहा, और दूसरा था कूट देहगुहा वाले, और तीसरा कौन से थे? देहगुहा वाले। और कोशिकीय स्तर में जैसे मैंने आपको सिलेंटेटा और प्लेटियलमेंथिस बताया था, और देहगुहा वाले कौन से प्राणी बताए थे मैंने? कूट देह वाले निमेटोडा, और देहगुहा वाले प्राणी कितने वापस 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से? एक तो भ्रूण के विकास के समय जो कोशिका थी, भ्रूण के विकास के समय, उस कोशिका के अंदर क्या एक समय में विकास होने वाले, उसमें कौन कौन से थे? तो उसके अंदर थे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और इकाइनोडर्मेटस, सॉरी एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। फिर हम अंत स्तर की एक थैली में देहगुहा का बढ़ना, एक थैली में देहगुहा का बढ़ना, या देहगुहा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक तो नोटोकॉर्ड्स वीन, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स नहीं होती है, यानी अंत स्तर की थैली में देहगुहा में 2 प्रकार की, एक नॉन नोटोकॉर्ड्स और दूसरे कौन से? नोटोकॉर्ड्स। नॉन नोटोकॉर्ड्स के मैंने आपको उदाहरण बताया था प्रोटोजो। क्या बताया नाम मैंने इसका नाम बताया था आपको, प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या बताया नाम मैंने? प्रोटोकॉर्डेट्स, यानी वे प्राणी जिनके अंदर क्या होती है? नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड्स का मतलब होता है जिनके अंदर क्या नहीं पाई जाती? रीढ़ की हड्डी, उनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्ड्स। ठीक है, आप देखो, और नोटोकॉर्ड्स का मतलब होता है जिनके अंदर क्या होता है? कॉर्डेट्स, जिनमें सभी क्या होंगे? सभी के सभी प्राणी कैसे होंगे? रीढ़ की हड्डी वाले। अब देखो, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्ड्स, और इसको यूरो प्रोटोकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये तो छोटा वर्ग है। अब कॉर्डेट्स बहुत बड़ा वर्ग है। कौन सा? बहुत बड़ा वर्ग। आपको सामने दिखा होगा, एक पाई चार्ट बने हुआ, बहुत शानदार पाई वर्ग है। इसको इंपॉर्टेंट मान लेना। ये पाई चार्ट एग्जाम में पूछो मत पूछो, लेकिन आपके आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये पाई चार्ट। ठीक है ना? उसमें सबसे पहला कौन है? नोटोकॉर्डेट्स। देखो, नोटोकॉर्डेट्स में आते कौन आते हैं? कॉर्डेट्स प्राणी। और कॉर्डेट्स कौन कौन से प्राणी है? इसमें सबसे पहला जो कॉर्डेट्स का बने थे, जबड़ा रहित, जिनके अंदर क्या नहीं होते? जबड़ा नहीं होता। सीधा मतलब क्या बोलते हैं ना, जबड़ा रहित, इल के समान। इल मतलब छोटा छोटे, मतलब इल मतलब एकदम यूं चपटे करनी, यूं ऐसे लग रहा है, यूं रहता है, मुंह खुला हुआ यूं पूरा, इनका मुंह यूं खुला रहता है पूरा। ठीक है ना? खुले रहते हैं, उनको बोलते हैं अपन एल के समान। शल्क रहित, इनके ऊपर शल्क नहीं होते हैं, त्वचा बिल्कुल चिकनी होती है और मुंह उनका गोलाकार होता है। ऐसे प्राणी क्या होते हैं? उनको बोल देते हैं साइक्लोस्टोमेटा। कौन से प्राणी आते हैं? इसमें कौन सा संघ आता है? साइक्लोस्टोमेटा, जिसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पैट्रोमाइजोन। क्या उदाहरण बताया था मैंने? पैट्रोमाइजोन। जो पैट्रोमाइजोन नामक जो प्राणी होता है, इनके शरीर में ऐसी चीजें होती है। क्या होता है? जबड़ा नहीं होता, इल के समान होते हैं। जबड़े को बोलते हैं नेप्टोलेजिन, जो ऐसे प्राणी जिनमें जबड़े नहीं होते। ठीक है ना? जबड़े रहित, इल के समान, शल्क रहित, त्वचा चिकनी और गोलकार होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने क्या लिखा? पैट्रोमाइजोन। क्या उदाहरण बताया मैंने? पैट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोमेटा के प्राणी होते हैं। किसके प्राणी होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा। ये अपन प्राणी जगत पढ़ेंगे 12th के अंदर, तो अपन इसको 11th के अंदर पूरा पढ़ेंगे, तब तो पूरी पढ़ते हैं। अपने 9th के अंदर भी इसको पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा डिटेल के साथ अच्छे से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है। दूसरा कौन सा? शल्क युक्त, जिनके अंदर शल्क होगी। बाह्य कंकाल में अस्थि और उपास्थिका, और बाह्य कंकाल होगा अस्थि और उपास्थिका। अंतःकंकाल के अंदर अस्थि भी हो सकती है और उपास्थ्य भी हो सकती है। और क्लोम द्वारा इसमें क्या पढ़ेंगे? श्वसन भी होता है। किसके द्वारा श्वसन होता है? क्लोम के द्वारा। आप देखो, इसके उदाहरण आपको मत्स्य। मत्स्य का मतलब सभी मछलियां इसके अंदर आती है। ठीक है ना? जिसमें जबड़े होते हैं, ये सभी जबड़े वाले भी होंगे। उदाहरण के लिए जैसे आपने लिए स्टारफिश। कौन सी फिर? स्टारफिश ले लिया आपने। और कौन से लिए आपने? और आपने ले ली जैसे लेब्रियो। कौन से ले लिया आपने? लेब्रियो, जिसको कुत्ता मछली या रोहू कहते हैं, कतला।
ये सभी मछलियां हैं, स्टारफिश, लेब्रियो, कतला, रोहू, ये सभी क्या होती है, मछलियां होती है। तो ये मत्स्य वर्ग के अंदर आती है। कतला, रोहू, स्टारफिश, ये वगैरह सब क्या आ गई, हैंग्स फिश, जो आपको सभी दिख रही है फिशेस किस में आती है, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ मतलब इसमें मछली वर्ग आते हैं, जिसमें सल के युक्त, बाह्य कंकाल, अस्थि और उपास्थि का अंतर कंकाल और क्लोम द्वारा श्वसन। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बस कि इसमें जो श्वसन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, क्लोम द्वारा होता है। और इसके अंदर क्या खासियत होते हैं, शरीर ईल के समान और कैसा होता है, गोलाकार मुख वाला और जबड़े रहित। कैसे प्राणी होते हैं, जबड़े रहित, जिनके अंदर क्या नहीं होते, जबड़े नहीं होते, उनको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोस्टोमेटा। अब मैं आपको बता दूं साइक्लोस्टोमेटा भी वापस दो प्रकार का होता है, एक क्वाड्रोकमी जमीन और स्टेगो जमीन ना, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना आपको, ठीक है ना। अब लार्वा में क्लोम, अब देखो ये भी शानदार, इनके लार्वा में क्या होता है, क्लोम छिद्र होते हैं। किनके अंदर, इनके अंदर जल स्थलचर प्राणी, इनको जल स्थलचर भी बोलते हैं और इनका दूसरा नाम उभयचर भी है। क्या नाम है इनका, नाम उभयचर प्राणी भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, उभयचर प्राणी। जल स्थलचर का हो या उभयचर प्राणी का हो, या इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीबिया। क्या बोला मेरा नाम, एम्फीबिया। इनको एम्फीबिया भी बोलते हैं, जल स्थलचर भी बोलते हैं और उभयचर प्राणी भी बोलते हैं। देखो इन्हें अधिकतर वयस्क में फेफड़े होते हैं, 99% में क्या होते हैं, फेफड़े, और श्लेष्मा युक्त त्वचा, चिकनी त्वचा होती है, श्लेष्मा युक्त तरल पदार्थ जैसी। आपके इसके मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण क्या आते हैं, तो इसके उदाहरण देखो आप, सबसे पहला उदाहरण देख लो आप, मेंढक। क्या दिया मैंने, मेंढक। मेंढक की लार्वा अवस्था को क्या बोलते हैं, मेंढक की जो लार्वा है उसको बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं, टेडपोल। जो मेंढक की लार्वा अवस्था होती है टेडपोल, 8th क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था टेडपोल के बारे में। जो मेंढक की लार्वा अवस्था उसको क्या बोलते हैं, टेडपोल। जो टेडपोल होती है तो लार्वा अवस्था में क्या होता है, क्लोम। तो लार्वा अवस्था में जो टेडपोल होती है वो क्या करते हैं, क्लोम द्वारा छिद्र, क्योंकि ये जब जल स्थलचर जल के अंदर भी चर करते हैं और स्थल में भी रहते हैं। वे प्राणी जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। जल में वो जनन के लिए जाते हैं और स्थल में वो वास करते हैं। तो जनन के लिए जैसे जल में जाएंगे, जैसे ये में बच्चा जो पैदा होगा, लार्वा अवस्था पैदा होगी, तो लार्वा अवस्था क्या करेगी, जो जल में रहने की वजह से वो क्या करती है, क्लोम द्वारा क्या करती है, क्लोम द्वारा श्वसन करती है, इसके द्वारा, क्लोम द्वारा। अब देखो अधिकतर वयस्क में फेफड़े, मेंढक के अधिकतर जो वयस्क होते हैं, जो मेंढक जैसे प्राणी है, उनमें क्या होता है, फेफड़े पाए जाते हैं और श्लेष्मा युक्त। कैसे होती है त्वचा, श्लेष्मा युक्त। तो मेंढक है, मगरमच्छ है, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ, जो ऐसे सभी प्राणी दिखते हैं वो सब क्या होते हैं, उभयचर प्राणी। क्या होते हैं, उभयचर, सभी क्या होते हैं, उभयचर। ठीक है, इसको मत्स्य यानी फिशेस, सभी फिशेस आ जाती है इसके अंदर। इसको तो साइक्लोस्टोमेटा को साइक्लोस्टोमेटा ही बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा इंग्लिश में। आप देखो इसको बोलते हैं एम्फीबिया। आप देखो ये बोलते हैं सरीसृप। शब्द है सरीसृप। सल्क का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना। सल्क का जो बाह्य कंकाल होता है वो कैसा होता है, ठीक है, बाह्य कंकाल बना होता है और जल के बाहर अंडे देता है। अंडे कहां देता है, जल के बाहर। सरीसृप जिसको बोलते हैं आपको रेप्टाइल्स। सभी कैसा होता है, रेप्टाइल्स, सरीसृप। सरक कर रेंग कर चलने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेप्टाइल्स। यानी जो रेंग कर चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं। जो रेंग कर चलते हैं उन्हें बोलते हैं रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, उदाहरण के लिए इसके अंदर आपके कौन कौन से आ जाएंगे, सॉरी मेंढक, मगरमच्छ तो सही सरीसृप ही है ना। चलो इसके अंदर आपके आ जाएगा, देखो सबसे मोटा मोटा तौर पर देखा तो सांप, ठीक है ना। और कौन से हो गए आपके, सांप आ गए, चिपकलियां जिसको आप लिजर्ड बोलते हो, ये सभी कैसी थी, सरीसृप प्राणी है। कैसे प्राणी है, सरीसृप। जितनी भी चिपकलियां हैं, सांप है, जो रेंग कर चलने वाले प्राणी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, सरीसृप बोलते हैं। केचुआ, देखो मगरमच्छ रेंग कर चलने वाला प्राणी है, रेप्टाइल्स होता है, लेकिन मगरमच्छ को रखता है किसमें, जल स्थलचर, उभयचर, क्योंकि जल में भी जीवित रह सकता है और कहां पे, स्थल पे भी जीवित रह सकता है। ठीक है, रेप्टाइल्स जो चिपकलियां वगैरह वो होती है और जल के बाहर, अंडे हमेशा जल के बाहर देंगे। सांप भी है चाहे चिपकली है, कोई भी जल के बाहर अंडे देते हैं। जल के अंदर भी रहते हैं और जल के बाहर भी, ये भी रह सकते हैं भाई। सर्प जल के अंदर रह सकता है लेकिन विद कंडीशन के साथ, बहुत कम समय तक, इसलिए इसको स्थलचर नहीं माना है, इसको हमेशा अपन स्थलचर ही मानते हैं। जो अंडे देने वाले प्राणी है, ठीक है, और जल के बाहर अंडे देने वाले प्राणी सभी क्या कहलाएंगे आपके, रेप्टाइल्स। सांप है, चिपकलियां वगैरह इसके अंदर आ जाती है। ठीक है ना। और आप देखो आपका पंखों का बाह्य कंकाल, और इनके जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है, पंखों का।
ठीक है ना। तो आपको पंखों से समझ में आ रहा है कौन से प्राणी है, तो पंखों वाला प्राणी कौन से हैं, तो पंखों वाला आपको बताइए एवीज यानी पक्षी वर्ग है। गुड, ठीक है। जल के बाहर अंडे देना, और जल के बाहर अंडे देते हैं, और उड़ने की क्षमता क्या होती है इनमें, उड़ने की क्षमता, सभी कैसे कहलाते हैं, पक्षी, एवीज वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, एवीज वर्ग, सभी पक्षी वर्ग होते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहे होंगे बाएं बाल बाएं कंकाल, जो बाएं कंकाल दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसा, ये मेरे साथ, शिशु को जन्म देने वाले, क्या देने वाले, शिशु को जन्म देने वाले, बाएं बाल कंकाल होता है, शिशु को जन्म देते हैं, बाएं कर्ण होते हैं। ये जो बाएं कर्ण वाले प्राणी वो सभी कैसे होते हैं, स्तनधारी प्राणी। कैसे प्राणी, स्तनधारी प्राणी। अब स्तनधारी के अंदर कौन कौन आता है, मनुष्य आ गया, कौन आ गया, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी किसमें आ गए, स्तनधारी के अंदर आ गए, जिनमें स्तनों का विकास होता है उससे बोलते हैं स्तनधारी। अब देखो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं फिर स्तनधारी, मैमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, वापस इनके प्रकार होता है अलग से, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, ठीक है ना। तो ये पूरा वर्ग होता है, कौन सा, पूरे अंतःस्तर की थैलियोनुमा देह पाई जाती है, जिसमें नॉन कॉर्डेट्स और नोटोकॉर्डेट्स, एंड एक में नोटोकॉर्डेट्स नॉन नोटोकॉर्ड्स होगी, दूसरे में क्या होगा, कॉर्डेट्स होगी। कॉर्डेट्स वाले प्राणी आपको अलग अलग से मैंने पूरे बता दिए। ये 5 के 5 सीधे आपको जितने भी 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के आपको इस तरह अलग अलग प्रकार के मैंने बता दिए, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको जबड़ा रहित, जिसके अंदर जबड़ा होगा उसे पेट्रोमाइजोन। अब देखो एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल 1 2 क्यों बताया, क्योंकि आपको इतना ही एग्जाम आएगा जितना आपको जरूरत है, ज्यादा आप कचरा तो हर जगह लिखा हुआ है, कचरे को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना आपको कचरा कभी पूछेगा और ना एग्जाम के अंदर कपड़ा कभी पूछता है। क्या पूछता है, कभी कचरा क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ लेना ही नहीं है, अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि अपना जो काम की चीज है उसको अपन को पढ़ लेना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कचरा पढ़ा ही नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि कचरा आपका एग्जाम में आएगा नहीं। बुक को ध्यान रखते हुए मैंने पढ़ाया है आपको, और बुक को ध्यान रखते ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। पेट्रोमाइजोन है, मिक्सिन है, मिक्सिन जिसको बोलते हैं आप हैग मछली, क्या बोलते हैं उसको, हैग मछली, मिक्सिन भी होता है, मिक्सिन, क्या नाम है इसका, एक और होता है मिक्सिन, इसका उदाहरण लिख सकते हैं, मिक्सिन भी होता है। तो हैग मछली, मिक्सिन, ये सब क्या होते हैं, ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी इसके अंदर आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। हैग मछली, मिक्सिन, ट्यूना, रोहू, ये हो गए मत्स्य पालन के। और आपके क्या जल स्थल में मैंने आपको बता दिया, मेंढक है, सैलामेंडर है, टोड है इत्यादि सब किसमें आ गए, इसके अंदर हाइला है, टोड है, जो मेंढक की प्रजाति सिर्फ आती है। सॉरी देखो दोस्तों, सॉरी तो ये मगरमच्छ है, ये जो कछुआ है, देखो ये मगरमच्छ और ये कछुआ कैसे होता है आपको पता है, रेप्टिलियन प्राणी, सही कर लेना दोस्तों, करेक्शन कर लेना, जो सरीसृप के अंदर आते हैं। जो मगरमच्छ और कछुआ है ना वो सरीसृप के प्राणी है, रैंक के चलने वाले प्राणी है। मगरमच्छ है, कछुआ, ये सब कैसे होते हैं, रैंक कर चलने वाले प्राणी होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपने पक्षी वर्ग आ गया, जो समतापी यानी ताप को सहन करने वाले, जो अपने किसमें रहते हैं, बाएं कंकाल, जल के बाहर अंडे देने वाले, उड़ने की क्षमता रखने वाले, सभी किसमें आ जाते हैं आपके पक्षी वर्ग में। और स्तनधारी मैंने आपको बताइए, जिसमें विकसित प्रकार के बच्चे, जिसमें शिशु को जन्म देने वाले, सभी किसमें आ गए, आपके स्तनधारी के अंदर आ गए। ये तो आपको मोटे मोटे तौर पर मैंने पाठ को ऊपर से बता दिया, ठीक है ना। अब अपन इसके बारे में पूरा वर्गीकरण करेंगे, पूरा एक एक प्राणी के बारे में क्या करेंगे, एक एक प्राणी के बारे में क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। देखो अब अपन अब देखो, अब अपन एक एक का वर्गीकरण करते हैं अलग से। अब देखो अपन ने कोशिका पाठ पढ़ लिया, जैव विविधता वाला पाठ अपना चल रहा है, ठीक है। अब प्राणी के अंदर सबसे पहला जो प्राणी पढ़ते हैं उसका नाम है अपना, सबसे जो पहला प्राणी है उसका नाम है, सबसे पहले वाले प्राणी का नाम क्या है, तो उसमें सबसे पहले प्राणी नाम है पोरीफेरा। क्या नाम बोला मैंने, पोरीफेरा। अब इससे पहले मैं बताने से पहले, ठीक है ना, देखो 2 शब्द आए थे आपके सामने पहले अभी बीच में, कौन कौन सा, तो सबसे पहले एक शब्द आया था जिसका नाम था अकशेरुकी, और दूसरा वर्ड क्या था, केसुरकी। एक केसुरकी, दूसरा कौन सा है, अकशेरुकी वर्ड। क्या बोला मैंने, एक केसुरकी, दूसरा कौन सा है, अकशेरुकी वर्ड। अब केसुरकी किसे कहते हैं और अकशेरुकी किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन अंतर पढ़ेंगे। अब देखो मोटे मोटे तौर पर देखे जाए तो केसुरकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी में अंतर मैंने आपको पहले बताया था कि केसुरकी प्राणी वे प्राणी, ठीक है ना, केसुरकी प्राणी वे प्राणी
या जिसमें अकशेरुकी प्राणी मैंने कहा था वे प्राणी जिनके अंदर क्या नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जिनके अंदर क्या नहीं पाई जाती? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कशेरुकी प्राणी, सॉरी अकशेरुकी प्राणी, यानी इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड्स, इसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नॉन कॉर्डेट्स। तो अब जो अपन पढ़ेंगे सभी जो प्राणी पढ़ेंगे, अब जो शुरू करूंगा मैं, सभी कैसे हैं? नॉन कॉर्डेट्स। दूसरा कौन सा है? कशेरुकी प्राणी, जिसके अंदर क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब इसके साथ साथ और क्या पाया जाता है? इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड। इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और पृष्ठनलीय, मैंने क्या बोला? पृष्ठनलीय कशेरुकी दंड, मैंने आपको बताया अभी कशेरुकी दंड पाई जाती है। और क्या पाया जाता है इसमें? मेरु रज्जु, क्या पाया जाता है इनके अंदर? मेरु रज्जु भी होता है। इसके अलावा और क्या पाया जाता है? इसके अलावा और इसके अंदर पाया जाता है कोई युग्मित प्रकार के क्लोम क्लोम छिद्र भी होते हैं। क्या पाई जाती है? क्लोम थैलियां पाई जाती है। और क्या पाया जाता है इसमें? क्लोम छिद्र भी होते हैं सांस लेने के लिए। और देगुआ, और क्या होती है इनमें? देगुआ। ठीक है, ये सभी चीजें इसके अंदर होती है। कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों के अंदर क्या क्या होता है? नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें कशेरुकी रीढ़ की हड्डी वाले नहीं पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड्स, मेरु रज्जु, क्लोम थैलियां और देगुआ पाई जाएगी। ये सभी कैसे होते हैं? कशेरुकी प्राणी। अब आप कहोगे सर ये आपने तो बता दिया रीढ़ की हड्डी तो ये हमारे पीछे होती है, नोटोकॉर्ड्स क्या होती है? तो ये जो पृष्ठ जो आपको जो रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर ही यूं संरचना होती है, यूं ऐसे लंबी लंबी यूं संरचनाएं होती है, यूं लटकी हुई संरचना, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड्स। जो छोटे मोटे जो प्राणी होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड्स नहीं पाई जाती। मेरु रज्जु तो मैंने आपको बता दिया, मेरु रज्जु किसे कहते हैं? तो मेरु रज्जु यहाँ पे होती है, यूं जो लैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के इस तक जो कशेरुकी दंड, यानी मैंने बोला रीढ़ की हड्डी से लेकर के मस्तिष्क के जो भाग को जो सही करता है बोलते हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु मस्तिष्क को संतुलन बनाने का काम करती है। मस्तिष्क में क्या करता है? संतुलन बनाने का भी काम करती है। मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखना, मस्तिष्क का संतुलन भी बनाए रख सकती है। और क्या करती है? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य क्या है? तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो कार्य है वो, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है उसका नाम क्या है? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य का नाम है ये प्रतिवृत्ति क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रतिवृत्ति क्रिया में सहायता प्रदान करती है। कौन सी क्रिया? प्रतिवृत्ति क्रिया के अंदर क्या करती है? सहायता प्रदान। इसमें क्लोम थैलियां पाई जाती है, क्लोम छिद्र या क्लोम छिद्र भी थैलियां पाई जाती है। शब्द है देह गुहा। देह का मतलब होता है शरीर, गुहा का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होता है? खली जगह, यानी शरीर के अंदर गुहाएं पाई जाती है। शरीर के अंदर क्या पाई जाती है? गुहा। ठीक है ना। गुहा भी दो प्रकार की होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एप्टोडर्म। तीन प्रकार की देह होती है। शरीर की देह गुहा भी तीन प्रकार, एंडोडर्म, मेसोडर्म और देह गुहा। यानी शरीर के अंदर पाई जाने वाली गुहा, किसी के अंदर शरीर के अंदर गुहा पाई जाएगी, किसी के अंदर देह गुहा होगी, कूट गुहे होंगे, प्रगुहे होंगे। सभी शिलों वाले प्राणी जैसे सभी प्राणी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देह गुहा वाले प्राणी। तो ये होता है कशेरुकी दंड और अकशेरुकी दंड में क्या अंतर अपने मोटे मोटे तौर पर पढ़ा है। अब देखो आप कहोगे सर ये तो आपने हमें पढ़ा दिया कि कशेरुकी दंड ये होता है, अकशेरुकी दंड ये होता है, देह गुहा के बारे में बता दिया। अब देखो एक शब्द है आपके सामने, सम्मिति। देखो मैं अभी लिख रहा था वहां पर सम्मिति प्राणी, इसके बारे में बताता हूं मैं। सम्मिति मतलब क्या होता है? सम्मिति का मतलब होता है, सम्मिति का मतलब है वे प्राणी, क्या बोला मैंने? वे प्राणी जो क्या बोलते हैं? सम्मिति प्राणी क्यों बोलते हैं इनको? वे प्राणी जिनको दो या जिनको अपन आपस में तोड़ सकते हैं, भागों में तोड़ना, दो भागों में खंडित करना। क्या बोला मैंने? दो भागों में विखंडित करना, दो भागों में विखंडित करना क्या कहलाता है? दो भागों में विखंडित करना क्या कहलाता है? सम्मिति। अब देखो सम्मिति भी वर्गों तीन प्रकार की होती है। ऐसे मोटे मोटे तौर पर सम्मिति दो प्रकार की होती है, लेकिन अपन तीन प्रकार की नहीं पढ़ेंगे, दो प्रकार पढ़ेंगे। अब देखो सम्मिति भी दो प्रकार की, एक तो है अर्य सम्मिति और दूसरी होती है द्विपार्श्व सम्मिति।
ठीक है, एक अरीय समिति और दूसरी कौन सी आती है, द्विपार्श्व समिति। अब अरीय समिति किसे कहेंगे, तो ऐसी समिति जिसको दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते, दो बराबर भागों में, सॉरी, जिसको केंद्रीय से, जिसको बोलते हैं, जिसको केंद्र से दो बराबर भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे मैंने बनाया कोई प्राणी, ये मान लो कोई प्राणी बने, इसको दो बराबर भागों में बांटा, क्या दो बराबर भागों में बांटा, नहीं बांटा, तो जो जिसमें केंद्र से दो बराबर भागों में नहीं विभक्त कर सकते उसे बोलते हैं अरीय समिति। क्या बोलते हैं, अरीय समिति, ठीक है ना। अरीय समिति जिसको केंद्र से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, विभक्त नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं अरीय समिति। अब देखो एक समिति है जिसका नाम है, दूसरी कौन सी समिति है, ठीक है ना, सॉरी यार क्या है, क्यों, जिसे केंद्र से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, अरीय समिति। और ये किस में होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी, साइक्लोस्टोमेटा, जो साइक्लोस्टोमेटा के प्राणी है, पोरीफेरा है, ऐसे जो प्राणी होंगे उन सभी के अंदर। द्विपार्श्व समिति केंद्रीय भाग से दो बराबर भागों में, केंद्रीय भाग से दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है, केंद्रीय भाग से दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है, द्विपार्श्व समिति। अब द्विपार्श्व मतलब है दो पार्श्व, दो पार्श्व मतलब दो बराबर, दो पार्ट्स। ये देखो मैं यहाँ से अपना भागूंगा तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो द्विपार्श्व मतलब जिसके अंदर अरीय समिति, मनुष्य इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण देख लो आप, मनुष्य के इस हिस्से को काटो अलग, ये हिस्सा अलग, क्या दोनों में केंद्रीय भाग से नहीं कटा, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो दो भागों से बराबर कटना क्या कहलाता है, द्विपार्श्व समिति। क्या बोले, द्विपार्श्व समिति। समिति का मतलब होता है किसी भी पार्ट या किसी भी प्राणी या किसी भी भाग को केंद्रीय भाग से दो भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है, समिति। यानी केंद्रीय भाग से किसी भी प्राणी को विभक्त करना क्या कहलाता है, समिति। क्या बोला मैंने, केंद्रीय भाग से, जो सेंट्रल भाग होते हैं, केंद्रीय भाग से दो भागों में विभक्त करने की, जो खंडित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं समिति। क्या बोलते हैं, समिति। समिति बोलते हैं इसको, समिति। समिति दो प्रकार की अरीय समिति होती है, एक द्विपार्श्व समिति होती है, जिसे केंद्र से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते और जिसे हम केंद्रीय भाग में दो बराबर भागों से बांट सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, समिति। ठीक है, आप देखो आपन ने समिति के बारे में पढ़ लिया, गुहा के बारे में पढ़ लिया। अब गुहा भी बहुत बड़ी होती है, दे गुहा, प्रगुहा, प्रगुही प्राणी, देगुही प्राणी, जिनमें देगुहा स्पष्ट दिखाई देती है उन्हें देगुही प्राणी बोलते हैं, जिनके अंदर स्पष्ट नहीं होते उन्हें प्रगुही प्राणी या कूट देगुही प्राणी बोलते हैं। इनके अंदर क्या क्या होता है वो सभी चीजें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब देखो ज्यादा डिटेल में अपन 10वीं क्लास 11th क्लास के अंदर पूरा पढ़ेंगे। उससे पहले देखो अब अपन शुरुआत करते हैं किसकी बारी, अब अपन शुरुआत करते हैं अपनी अकशेरुकी प्राणियों के बारे में। अकशेरुकी प्राणी, शुरुआत में छोटी छोटी बातें कर ली, अब अपन करेंगे अकशेरुकी प्राणी के बारे में। अब देखो अकशेरुकी मतलब जिसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स प्राणी, कैसे प्राणी, नॉन कॉर्डेट्स। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से प्राणी पढ़ेंगे अपन, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ। अब देखो प्रोटोजोआ अपन पहले पढ़ चुके हैं, पहले ये पार्ट प्रोटोजोआ वाला पार्ट उसके साथ में था, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे टीनोफोरा, इसको मैंने निमेटोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था, निमेटोडा। ठीक है ना। चौथा कौन सा पढ़ेंगे अपन, सिलेंट्रेटा, जिसको नाइजेरिया बोलते हैं, नाइडेरिया। ठीक है ना। इसका वाला प्लेटी हेलमेथिच, छठा एस के हेलमेथिच, क्या बोला मैंने, एस के हेलमेथिच। ठीक
ठीक है, एस्केलमेंथीज 7वां, पोरीफोरा, टिनोफोरा हो गया, इसके अलावा आपको हो गया एनिलिडा, मोलस्का, और सबसे लास्ट में कौन हो गया आपके, ऑर्थोपोडा। ये सभी किस सूर्य की प्राणी होते हैं? पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। देखो 7 या 9 पार्ट पढ़े, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। अब देखो शरीर इनका होता है छिद्रयुक्त। कैसा युक्त होता है? छिद्रयुक्त, ठीक है ना, परजीवी, ठीक है ना। टिनोफोरा सिमिलर इसमें होती है दंश कोशिकाएं। क्या पाई जाती है इनमें? दंश कोशिकाएं, ठीक है ना। नाइजेरियन नामक संरचना इनमें होती है, सिलेंट्रेट सभी, ठीक है, सॉरी, दंश कोशिकाएं इनमें होती है, दंश कोशिकाएं। क्या होती है? दंश कोशिकाएं। और ये कैसे प्राणी होते हैं? जीव सदीप्ति प्राणी होते हैं, जीव सदीप्ति प्राणी जो प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? प्रकाश के उत्सर्जन प्राणी। नहीं देखा आपने कभी समुद्र के अंदर कोई भी प्राणी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं? वो ये वाले हैं। प्लेटीहेलमिंथीज चपटे कर्मी। कौन सा कर्मी? चपटे कर्मी। एस्केलमेंथीज गोल कर्मी। एनिलिडा नलिका के अंदर नलिका, नली के अंदर नली, यानी सूक्ष्म छिद्र वाले प्राणी, सॉरी सूक्ष्म नली वाले या सूक्ष्म छिद्र वाले प्राणी, ठीक है ना। मोलस्का कोमल शरीर वाले प्राणी, कोमल शरीर वाले प्राणी, इनकी जो त्वचा होती है वो कोमल शरीर वाली होती है। ऑर्थोपोडा संधि युक्त उपांग, संधि युक्त उपांग वाले प्राणी। कैसे प्राणी होते हैं? संधि युक्त उपांग। देखो सबसे पहले छिद्र युक्त, फिर परजीवी, फिर मैंने जस सहजीवी बताया, फिर नाइडेरिया जिसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है इनके अंदर? दंश कोशिकाएं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको प्लेटीहेलमिंथीज चपटे कर्मी, एस्केलमेंथीज गोल कर्मी, एनिलिडा जिसके नली के ऊपर नली होती है, सूक्ष्म छिद्र वाले, फिर मोलस्का कोमल शरीर वाले, और ऑर्थोपोडा संधि युक्त उपांग वाले। इतने सारे संघ अपन पढ़ेंगे, सबके बारे में एक एक के बारे में पूरी डिटेल से अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। फिर हम कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अपन अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।